नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पहले से हम लोग कथन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि हम आदिकाल तक और आदिकाल से जो पहले जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी उसको हमने करवा दिया था। ये हमारा नया सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम मॉक टेस्ट को कवर करेंगे। ये बेसिकली HPSC को लेकर और UGC नेट को लेकर बनाया गया है। इसमें आपको पूरा 10 के 10 यूनिट को कवर किया गया है। हर यूनिट को इसमें टच किया गया है। ऐसा कोई भी यूनिट नहीं है जिससे कि क्वेश्चंस नहीं बने हैं। पूरे इसमें मैंने 100 क्वेश्चंस लगे हैं और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बिल्कुल मुझे फीडबैक देके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल आपके पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेंगे और सारे प्रश्न नए हैं। इसमें से 5 या 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर को उलट पुलट दिया गया है, वो चाहे HPSC का हो या फिर हमारे UGC नेट का हो। तो बस इतना ही, 5 से 10 प्रश्न मिलेंगे। बाकी आपके 90 प्रश्न जो है वो बिल्कुल सारे प्रश्न न्यू हैं और सारे ऑथेंटिक बुक से बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा फीडबैक देके। तो हमारा पहला प्रश्न है, ये नाटक से लिया गया है। बेवकूफ बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा हुआ फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो कि तुम्हारी वजनी शब्द के माया दर्पण में अपना चेहरा झांके। ये बताना है। एक और द्रोणाचार्य नाटक में यह कथन जो है किसका है, ये बताना है। ऑप्शन है आपका भीष्म, यदु, विमलेंदु, द्रोणाचार्य, या फिर एक और ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऐड किया है जैसे कि हमारे HPSC में अभी पूछे जाते हैं, जो कि है कि प्रयास नहीं किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? आप लोग, मुझे उम्मीद है सही ऑप्शन चुन लिए होंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ये कथन है विमलेंदु का। ठीक है, अगर आपको इसका सोल्यूशंस भी चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं इसका सोल्यूशंस भी साथ में करवा दूंगी। अभी सिर्फ हम लोग प्रश्न करेंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 है हमारा कि भारत दुर्दशा नाटक के कौन से अंक का नाम किताब खाना है जिसमें 7 सभ्यों की कमेटी के सदस्य मौजूद हैं। तो ये बताना है। अंक 2 में, अंक 5 में, अंक 6 में, अंक 4 में, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंक 5, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। ये भी भारत दुर्दशा से है। भारत दुर्दशा नाटक के किताब खाने में सात सभ्यों की होगा यहाँ पे। ठीक है, सभ्य जोड़ ले। 7 सभ्यों की कमेटी सदस्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो कौन है? एक महाराष्ट्री है, एक बंगाली है, एक आलोचक है, एक सभापति है, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो आप लोग को पता है कि महाराष्ट्री भी है हमारा, बंगाली भी है, सभापति भी है, लेकिन आपका जो ये आलोचक वाला दिया गया है, ये आलोचक इसमें नहीं है। और इसके साथ साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि 7 सभ्यों में और कौन कौन से आते हैं। यहाँ तो मैंने 1, 2, 3 बता दिया है, बाकी 4 कौन कौन है वो मुझे बताइएगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, आधे अधूरे नाटक से है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 की भूमिका में आने वाले कौन हैं? तो यहाँ ऑप्शन है आपका महेंद्रनाथ, सिंघानिया, काले सूट वाला आदमी, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? अगर आपने भूमिका पढ़ा होगा तो भूमिका से ही ये चीज कहे गए हैं कि इसमें से ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये काले सूट वाला आदमी जो है ये पुरुष 1 की भूमिका में भी आता है, पुरुष 2 की भूमिका में भी आता है, और पुरुष 3 की भूमिका में, पुरुष 4 की भूमिका में भी आता है। अब देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 5 है कि वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। उपरोक्त कथन जो है वो किस पात्र द्वारा कौन से अंक में लिया गया है? तो अब पहला हमारा ऑप्शन है कि पशु का उदय, जिसमें कि अश्वत्थामा कहता है। पशु का उदय जिसमें वृद्ध याचक कहते हैं। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, जिसमें कि अश्वत्थामा कहते हैं। और चौथा हमारा ऑप्शन है गंधारी का श्राप, जिसमें कि गंधारी कहती है। या फिर 5वां आपका जो है ये सरकारी ऑप्शन दिया गया है कि प्रयास नहीं किया गया है। इसमें से कौन सा सही होगा? ऐसा प्रश्न हमारे जो इस बार HPSC हुए हैं, हूबहू इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन से अंक में कौन से पात्र द्वारा कौन से कथन कहे गए, इस टाइप से। तो सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न बना था। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ये हो जाएगा, पशु का उदय अंक का नाम हो गया और इसमें अश्वत्थामा का ये कथन है। ठीक है, अगला देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 6 है कि सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है और इस नाटक की भूमिका किसने लिखी है? ऑप्शन है आपका लक्ष्मी नारायण लाल, राम प्रसाद यादव,
अब इसमें ये है, यहाँ पे ये हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा लेखक है, क्योंकि यहाँ पे पहले पूछा गया ना ये लेखक, फिर यहाँ पे भूमिका किसने लिखी है, तो ये हमें मान के चलना होगा कि ये हमें ये पूछा जा रहा है भूमिका इसमें किसने लिखी, ये वाला हो जाएगा, और नाटक हमारा ये वाला हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा लक्ष्मी चरण मिश्र, राम प्रसाद त्रिपाठी, लक्ष्मी चरण गोस्वामी, राम मोहन सिंह, राम प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो कौन सा सही होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर, मुझे उम्मीद है आपने अगर भूमिका पढ़ी है तो आपने बता दिया होगा, लक्ष्मी चरण मिश्र, सॉरी फ्रेंड, ये लक्ष्मी नारायण गोस्वामी, लक्ष्मी नारायण लाल और राम प्रसाद त्रिपाठी होगा। ये वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ लक्ष्मी नारायण मिश्र, और इसकी भूमिका लिखी है राम प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है, लक्ष्मी नारायण लाल, यहाँ राम प्रसाद यादव हो गया, फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम प्रसाद त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, चरण नहीं होगा, यहाँ पे ये नारायण आना चाहिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र होना चाहिए, लक्ष्मी चरण हो गया, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। हमारा आंसर हमारा ये सही होगा, इसने लिखा है और इसने भूमिका लिखा है। ठीक है, ऑप्शन अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 7। बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता। उपरोक्त कथन जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक की भूमिका से संबंधित है। अगर आपने सिंदूर की होली नाटक की अगर भूमिका भी पढ़ी है ना, तो वहाँ पे ये चीजें आपको मिल जाएगी। तो है सिंदूर की होली, दूसरा ऑप्शन है सन्यासी, तीसरा है राक्षस का मंदिर, चौथा है हमारा मुक्ति का रहस्य, पांचवा है हमारा प्रयास नहीं किया गया है। तो कौन सा इसमें से सही होगा। तो आपने अगर भूमिका पढ़ा है तो इसी की भूमिका में दिया गया है इसके बारे में, मुक्ति के रहस्य, मुक्ति का रहस्य जो इनका नाटक है उसकी भूमिका में लिखा है। लेकिन इस बात का जिक्र जो है लक्ष्मी नारायण ने जो ये हमारी सिंदूर की होली नाटक की भूमिका लिखी है उसमें भी जिक्र किया गया है। तो मैंने ये प्रश्न वहीं से उठाया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। आधे अधूरे नाटक के कार्यस्थल यानी कि मकान का बैठने का कमरा है जिसमें कौन सी वस्तु नहीं है। तो जैसे कि आप नाटक शुरू कीजिएगा पढ़ना, तो वहाँ पे कुछ भूमिका टाइप से दिखाया जाता है कि क्या क्या सामान है वहाँ पे। तो उसमें से है सोफे हैं, कुर्सियां हैं, मेज हैं, टीवी है, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। अगर आपने पढ़ा है तो आपका बिल्कुल दिमाग कनेक्ट कर पा रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टीवी का वहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, पुस्तकें, फाइलें, इन सारी चीजों का वहाँ पे जिक्र किया गया था। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा आंसर 4 सही। देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है हमारा। ये भी नाटक आधे अधूरे नाटक से ही बना है कि पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने का खास एहसास, कायापन आधे अधूरे नाटक के कौन से पुरुष की विशेषता है। तो बताना है इस तरह की कौन से पुरुष की विशेषता है। तो यहाँ पे है पुरुष 4 के रूप में जुनेजा, पुरुष 3 के रूप में जगमोहन, पुरुष 2 के रूप में सिंघानिया, पुरुष 1 के रूप में महेंद्रनाथ। तो कौन सा सही होगा बताना है। 9वें नंबर का हमारा हो जाएगा पुरुष 4 के रूप में जुनेजा के बारे में ये कहा गया है। ठीक है, अगला देखेंगे हम प्रश्न संख्या 10। कोई चाहे तो इसे यथार्थ बोध का नाटक भी कह सकता है। आधे अधूरे नाटक के संबंध में किस विद्वान ने कहा है। ऑप्शन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, नामवर सिंह, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आपने सही चुना होगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चन सिंह। मैंने बहुत सारे प्रश्न बच्चन सिंह की पुस्तक से बनाए हैं क्योंकि पेपर में बहुत सारे बच्चन सिंह से पुस्तक से प्रश्न हमारे बने हुए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे जिसमें है उपन्यास से बना है हमारा कि जिंदगी नामा, जिंदा रुख और दिलोदानिश में गांव और शहर के एक अंचल को रूपात्मक प्रयोग, भाषा के टटकेपन, गहन और व्यापक संवेदना के धरातल पर इस तरह चित्रित भारतीय औरतों की समस्या का अनुस्यूत हो गई है। उपरोक्त कथन जिंदगी नामा उपन्यास के संबंध में किसने कहा है, ये बताना है।
ऑप्शन है हमारा बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, फिर डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो 11 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये मैंने फिर से बच्चन सिंह की पुस्तक से बनाया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगला प्रश्न मिलेगा तो वो बच्चन सिंह से ही मिलेगा। मैंने नगेंद्र को भी रखा है, शुक्ल को भी रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सीधे हम बच्चन सिंह पे ही जाए। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, भारतेंदु युग के निबंधकारों का मूल्यांकन करते हुए किस आलोचक ने कहा, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटकों में भी नहीं मिली। भारतेंदु युग की गद्य शैली के सबसे चमत्कारपूर्ण निर्देशन निबंधों में ही मिलते हैं। किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार शर्मा, बाबू गुलाब रॉय, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। 12 नंबर का बिल्कुल आपने सही चुना होगा, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, आषाढ़ का एक दिन से है। आषाढ़ का एक दिन नाटक, आषाढ़ का एक दिन नाटक यहाँ पे आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आपके डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ आप पे जिक्र नहीं किया जाता है कि वो नाटक है कि निबंध है। प्रश्न इस टाइप से भी बनते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मक का नाट्य बिंब है। यह कथन जो है किस विद्वान का है बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, बच्चन सिंह का है, राम कुमार वर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो कौन सा हमारा सही होगा 13 नंबर का? तो बिल्कुल हमारा ये प्रश्न बना है बच्चन सिंह से, तो ये बच्चन सिंह का कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे हम, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। उपरोक्त कथन किसका है ये बताना है। तो मुझे उम्मीद है ये आपने समझ लिया होगा कि इस टाइप के बात कौन करते हैं। ऑप्शन है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, रामविलास शर्मा, या फिर प्रयास नहीं किया गया है बताना है। 14 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। ये भी मुझे बच्चन सिंह के बुक में ही मिला था, जिसमें कि बच्चन सिंह हजारी प्रसाद को लेकर बताते हैं इस टाइप से। तो ये प्रश्न उन्हीं उसी से बना है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे हम, जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। उसमें जो वाक्य दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वो न्यून पदत्व है, विभक्तियों का लोप, संबंध वाचक सर्वनामों का लोप, अव्ययों का लोप जायसी में बहुत मिलता है। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। 15 नंबर का बिल्कुल आपने सही चुना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हमारा 1 नंबर सही होगा। इसमें मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर पुस्तक को पढ़े होंगे तो उसमें तुलसीदास जी को ना बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान दे के रखे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। मतलब ज़्यादातर को उस टाइप के मर्यादावादी कवि के रूप में जज करते हैं कि उस टाइप के ही होना चाहिए। तो ज़्यादातर ये बातें जो है इस तरह की तुलसीदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल की यानी कि प्रशंसा भरी जो बातें होंगी वो ज़्यादातर हम बोल सकते हैं 80% हम शुक्ल की तरफ जा सकते हैं। और जहाँ पे कबीर के बारे में ज़्यादा प्रशंसा की बात हो रही है वहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि वो हमारे HPD जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की ओर जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे हम, प्रेमचंद द्वारा लिखित पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष यानी कि पंच परमेश्वर इनकी कहानी है, उनका प्रकाशन वर्ष बताना है। 1905 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1915 ईस्वी, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आपने सही चुना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये नगेंद्र की पुस्तक से बना है, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज है, 1916 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। तो आपने समझ गए होंगे ये किसकी बातें की जा रही है। ये कुंती पुत्र कर्ण ऐसा कहते हैं क्योंकि उनकी माँ उनको जन्म लेते ही तालाब में इसमें नदी में बहा दी जाती है, तो उनको खुद नहीं पता रहता है कि वो किसके पुत्र हैं। तो इस तरह पे ये कथन उनका बनता है। तो ये किसमें कही गई है? दिनकर जी की रचना है, रश्मि रथी से ली गई है। ठीक है,
प्रश्न संख्या देखेंगे हम 18। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। तो ये भी बच्चन सिंह की बुक से बना है। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे पहले ही आंसर लिख कर दिया है, बच्चन सिंह से हो जाएगा हमारा आंसर, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब क्या ही इसके बारे में बताएं। अगला देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है श्रीधर पाठक की मौलिक है, ये बताना है कि मतलब कौन सी ऐसी रचना है जो श्रीधर पाठक की मौलिक है। क्योंकि जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि श्रीधर पाठक की बहुत सारी रचना है जो अनुदित की गई है, जिसमें कि आ जाएगा हमारा ऋतु संहार, फिर आ जाएगा हरमीट, फिर हो जाएगा जगत सच्चाई सार, या फिर उजड़ ग्राम, या फिर प्रयास नहीं किया गया। कौन सा इसमें से सही होगा 19 नंबर से जल्दी से बताइए, मुझे उम्मीद है आपने सही चुन लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, जगत सच्चाई सार हो जाएगा 1887 ईस्वी इनका समय हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चन सिंह की पुस्तक में मिलते हैं, अगर आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। क्योंकि बच्चन सिंह की बुक में जो है ना प्रकाशन वर्ष काफ़ी मुझे मतलब अनमैचिंग टाइप से दिखता है। आप नगेंद्र की बुक को मिला के देखिएगा ना तो वहाँ से आपको बहुत सारे मतलब नहीं मिलेंगे सही ढंग से, मैंने उसी से इसको लिया है, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या हम 20 देखेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ लिए, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। उपरोक्त प्रसिद्ध पंक्ति किसका है बताना है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का, माखनलाल चतुर्वेदी का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी हो गया है हमारा, कुछ एक मिसिंग है जो हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर ही नहीं दिया, आप लोग सोच रहे होंगे कि आंसर ही नहीं मिला है सही, इसका आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ठीक है, और ये काफ़ी दफ़ा ये वाला क्वेश्चन जितना भी VBI आप लोग लगाना है लगा लीजिएगा। TGT PGT हो, UGC नेट हो, या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बहुत बारी पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे थे। कुछ प्रश्न देखते हैं अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर से आपको मिलेंगे। भूल गलती कविता में निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों का उल्लेख नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला जो है वो है अल गजाली, फिर है इब्ने शिन्ना, अल बरूनी और अलीज जाफली। तो कौन सा इसमें से नहीं है ये बताना है। तो आपको पता है अल गजाली है, इब्ने सिन्ना है, अल बरूनी है, ये जो है अली जाफली, ये मैंने इसको रखा है अपने मन से विद्वान बना के, ये इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 22 देखेंगे, जिसमें कि है कि आधे अधूरे नाटक में से कौन सा पात्र जो है वो सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। ये सारे पात्र आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ पे जो कि बहुत कम जिक्र हुआ है इनका इस नाटक में। और हमारे एग्जाम्स में अभी एक पैटर्न चल गया है कि जो चीज़ें कम पूछी जाती है ज़्यादातर उसी को पूछा जाता है, उसी से प्रश्न बनते हैं। तो पहला ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो है वर्णा, दूसरा हो जाएगा सुधीर, तीसरा हो जाएगा शिवजीत, चौथा हो जाएगा सुरेखा, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो इसका कौन सा सही होगा, बिल्कुल सुधीर जो यहाँ पे नाम दिया गया है, ये सुधीर इसमें पात्र नहीं है। बाकी वर्णा भी है, शिवजीत भी है और सुरेखा भी है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 23 देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 में हमारा है कि असत्य विकल्प का चयन करना कौन सा होगा। गोदान उपन्यास के पात्र हैं और उनके कार्य हैं, ये बताना है। ओंकार नाथ जो है वो दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं। कौन है? ओंकार नाथ दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं। दूसरा, मिस्टर श्याम बिहारी तनखा जो है वो बैंक कंपनी के दलाल हैं। ठीक है, फिर है राजा सूर्यपाल सिंह, राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। इनकी विशेषता ये है, इनका कार्य इन्होंने ये किया है। चूहिया एक नामक एक पात्र आती है जो कि लखनऊ में जो है गोबर और झुनिया की पड़ोसी रहती है। इनका भी काफ़ी अच्छा रोल उसमें दिखाया जाता है। काफ़ी ये बोल सकते हैं काफ़ी मददगार लेडीज़ रहती है जो उनका बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही होगा ये बताना है। तो बिल्कुल आपने सही चुना होगा कि 2 नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा जो बैंक कंपनी के दलाल नहीं है बल्कि ये बीमा कंपनी के दलाल है। मैंने बस बैंक को बीमा को बैंक बना दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। थोड़ा वो वाला भी खोल देना, लाइट जला दो और उसमें लगा देना वो। प्रश्न संख्या हम 24 देखेंगे जिसमें है कि डॉक्टर बी मेहता जो है वो किस विषय के अध्यापक हैं ये बताना है।
जिसमें कि हो जाएगा समाज शास्त्र, फिर हो जाएगा शास्त्रीय शास्त्र, फिर हो जाएगा पाश्चात्य शास्त्र, फिर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। तो अगर आपने इस उपन्यास को सही ढंग से पढ़ा होगा तो आपने इसमें देखा होगा कि समाज शास्त्र, शास्त्रीय शास्त्र, पाश्चात्य शास्त्र का जिक्र नहीं किया गया है। अगर इसमें जिक्र हुआ है तो किसका हुआ है, तो वो हो जाएगा, ये किसके थे, दर्शन शास्त्र। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही है। अगर हम प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, जिसमें कि देखना है कि गोदान उपन्यास में पुण्यात्मा के नाम से कौन से पात्र को जाना जाता है। तो पहला हो जाएगा पटेश्वरी लाल, दूसरा हो जाएगा पंडित नोखेराम, तीसरा है दाता दीन और चौथा है मंगरू शाह और पांचवा हमारा सरकारी ऑप्शंस है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि है कि प्रयास नहीं किया गया है। तो कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। किसे पुण्य आत्मा के नाम से गोदान उपन्यास में जाना जाता है। तो बिल्कुल आपने सही चुना है, इसका सही आंसर है बिल्कुल सही आ रहा है कि पटेश्वरी लाल। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 देखेंगे हम। पूरे 100 प्रश्न को रखे हुए हैं और आप मुझे फीडबैक जरूर देके बताइएगा कि आपके इसमें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपने सिलेबस को कितना कवर किया है। ठीक है, मैंने 10 के 10 यूनिट को यहाँ पे रखने का कोशिश किया। ऐसा कोई यूनिट नहीं है जिससे कि आपको यहाँ पे प्रश्न नहीं मिलेंगे। गोदान उपन्यास में कौन के अनुसार धनिया की कितनी संतानें हुई थी ये बताना है। ये क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूज होइएगा ना तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बहुत जहन में रखने वाले प्रश्न हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 7, 5, 3, 6 या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो 26 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 6 संतानें। लेकिन जीवित कितने बचे थे, जीवित बचे थे बिल्कुल 3, जिसमें कि नाम है हमारा गोबर, सोना और रूपा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 27 हम, जिसमें कि है इतिहास जो नहीं और इतिहास जो है वह नहीं जो हुकूमतों की तख्तगाहों में है। उपरोक्त पंक्ति किस उपन्यास की भूमिका से संबंधित है ये बताना है। पहला है हमारा जिंदगी नामा, दूसरा है झूठा सच, तीसरा है तमस, चौथा है धरती धरना अपना और पांचवा प्रयास नहीं किया गया है। किससे संबंधित है, तो बिल्कुल आपने सही चुना है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, जिंदगी नामा से ये प्रश्न बना है। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न है कि रियाया जड़ की तरह है और बादशाह तख्त की तरह और तख्त जड़ से ही मजबूत होता है। ए मेरे प्यारे बेटे, जहाँ तक हो सके रियाया का दिल मत दुखाना। उपरोक्त पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई है ये बताना है। पहला है हमारा ऑप्शन झूठा सच, दूसरा है जिंदगी नामा, धरती धरना अपना, चौथा है तमस, पांचवा है प्रयास नहीं किया गया है। तो 28 नंबर का बिल्कुल हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कथन भी किससे बना है, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा के कविता वाली चीज़ जो है ना, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और डायरेक्टली बनते हैं। अगर इसको थोड़ा सा जहन में रख लेंगे तो आपके 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, जिस तरह के आजकल के पेपर बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे हम। बताना है कि राग दरबारी उपन्यास के लेखन कार्य कब से शुरू हुआ है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मैंने ये नहीं पूछा है कि राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है, मैंने ये पूछा है कि इसका लेखन कार्य कब से शुरू हुआ है। तो ऑप्शन है हमारा 1964, 1967, 1968, 1969 और प्रयास नहीं किया गया है। तो कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपने सही चुना है, इसका हो जाएगा हमारा 1964। 1967 की जो बात की इतना में इसका क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ठीक है, और इसके बाद 1968 में जो है ये प्रकाशन हुआ था इनका। ठीक है, और 1969 में जो है इसे क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, तो ये चारों डेट को आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 है हमारा, रिपु दमन सर्वदमन सिंह किस उपन्यास के पात्र हैं ये बताना है। पहला है झूठा सच, दूसरा है मानस कहन, तीसरा है राग दरबारी, जिंदगी नामा और प्रयास नहीं किया गया कौन सा। ये बिल्कुल मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने HPSC का कॉपी किया है। वो ये प्रश्न हमारे बने थे हमारे इस बार के पेपर में, क्योंकि पेपर मैंने खुद भी दे रखा था, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3। बिल्कुल ये राग दरबारी से प्रश्न बने थे, ऑप्शन नंबर 3 राग दरबारी हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 31 देखेंगे, जिसमें है रामादीन, भीखम खेड़वी, कालिका प्रसाद, डॉक्टर बलराम सिंह किस उपन्यास के पात्र हैं ये बताना है। ऑप्शन है हमारा राग दरबारी,
नंबर 2 झूठा सच, तीसरा है मैला आंचल, चौथा है जिंदगी नामा, पांचवा है प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे पात्र को मैंने यहाँ पे रखा है ना जो बिल्कुल बहुत ही कम जिक्र हुआ है, जिसको कि आपको याद करना पड़ेगा। और प्रश्न रखने का यही मतलब है कि आपको ये चीजें याद हो जाए। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राग दरबारी उपन्यास। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 32 है हमारा जिंदगी नामा एक बड़ा उपन्यास है। इसमें पंजाब की विगत सती की जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है ये बताना है। रामचंद्र तिवारी जी का है, देवराज उपाध्याय का है, गुलाब रॉय का है, नामवर सिंह का है, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा सही होगा हमारा आंसर? तो 32 नंबर का जो हो जाएगा वो रामचंद्र तिवारी का ये हो जाएगा कथन है। फिर से कहीं बच्चन सिंह तो नहीं ढूंढ रहे थे ना आप लोग? मैंने बच्चन सिंह को रखा ही नहीं है यहाँ पे। और प्रश्न संख्या 33 देखेंगे जिसमें है कि वानभट्ट की आत्मकथा कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? तो 20 उच्छ्वासों में, 21 उच्छ्वासों में, 49 उच्छ्वासों में, 44 उच्छ्वासों में, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आपने सही चुना है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है, 20 उच्छ्वासों में। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। धरती धन्ना अपना उपन्यास में काली की मां की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? बहुत ट्रेंडिंग प्रश्न है, ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, इसे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो है हैजे से, या फिर दम्मा से, प्लेग से, पीलिया से, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें से सही होगा वो बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही चुना है क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना। बिल्कुल सही है, आपने सही चुना है 3 नंबर प्लेग से। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 देखेंगे हम कि वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास आरंभ में किस पत्रिका में छपा था? सरस्वती में, विशाल भारत में, नगरी प्रचारणी में, शारदा में, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा है? 35 नंबर का आप सही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आपने सही चुन रखा है, विशाल भारत में। प्रश्न संख्या 36 है धरती धन्ना अपना उपन्यास की भूमिका लेखक ने किस नाम से लिखा है? आपको समर्पित, मेरी ओर से, मेरी छोटी प्रयास, समर्पण, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। अब बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगर आपने थोड़ा सा इनको जहन में रख लिया ना तो आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे बिना रटे हुए। तो बिल्कुल आपने सही चुना है, इसका आंसर हो जाएगा मेरी ओर से। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। ये माटी की मूर्ति संस्मरण में रजिया नामक रेखाचित्र कब जोड़ा गया है ये बताना है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1946 में ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, या फिर सरकारी ऑप्शन की ओर हम जा रहे हैं प्रयास नहीं किया गया है। तो ज्यादा आपको प्रयास नहीं किया गया है पे नहीं लगाना है, जिसका नहीं आए उसी का लगाइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा 1953 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। ठकुरी बाबा रेखाचित्र के अनुसार लेखिका को कितने बजे यूनिवर्सिटी जाना होता था? 11 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आपने सही चुना है क्योंकि ठकुरी बाबा छोटा सा रेखा चित्र है, आपने पढ़ा होगा 9 बजे से यूनिवर्सिटी जाना होता था। ठीक है, आगे चलेंगे। 39 नंबर प्रश्न है हमारा। ये बातें मेरी आंखों के सामने हुई, ये बातें उनकी यानी कि प्रेमचंद की है, वे पाठकों के थे, इसीलिए मैं उन्हें पाठकों को भेंट कर रही हूँ। उपरोक्त पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद के द्वारा, शिवरानी देवी जी के द्वारा, या फिर प्रबोध कुमार के द्वारा, सारा रॉय के द्वारा, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा होगा? तो अगर आपने शिवरानी देवी की भूमिका को भी पढ़ा होगा तो वहां भी इन्होंने इसमें जिक्र किया है, प्रेमचंद घर में है उसके बारे में। ठीक है, जीवनी जो इन्होंने लिखा है उसी से ये प्रश्न बने हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2, शिवरानी देवी। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 पे आएंगे हम। शिवरानी देवी को साहित्य जगत में बहुत कम इंसाफ मिला। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? नागार्जुन का, महादेव शाह का, प्रेमचंद जी का, सारा रॉय का, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा सही होगा ये बताइएगा। 40 नंबर बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही चुना है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3, प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी ही कहते हैं कि शिवरानी देवी को जो है वो साहित्य जगत से बहुत सारा जो है इंसाफ नहीं मिला, बहुत कम इंसाफ मिला है। ठीक है,
प्रश्न संख्या हम 41 की ओर जाएंगे। बताइएगा कौन सा इसमें से सही होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो बिल्कुल आप इसे बता दीजिएगा, बहुत आसान है। 41 नंबर प्रश्न है हमारा कि रमनिका गुप्ता ने सीता और मौसी नामक 2 उपन्यास किस लेखक की प्रेरणा से लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नागा अर्जुन, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर प्रयास नहीं किया गया है? 41 नंबर का बिल्कुल आपने सही चुन रखा है। इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। जब ये मतलब कि जब आप आत्मकथा को पढ़िएगा आप उधरी, तो उनकी भूमिका में भी ये सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है कि जब वो बीमार रहती है तो किस प्रकार उनसे कितने सारे लेखक मिलने आते हैं, किन किन से वो प्रेरणा लेती है। जैसे कि वो पहले गद्य लिखती थी, सबसे पहले वो पद में लिखती थी, कविताएं करती थी, फिर वो गद्य लिखने लगी, कहानी लिखने लगी, उपन्यास लिखने लगी। तो ये चीज़ें का वहाँ पे जिक्र किया गया है। 1-2 विद्वान का नाम वहाँ पे दिया गया है, आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किस विद्वान ने लिखी है? बताना है। जवाहरलाल नेहरू जी ने, दिनकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और 5वां नंबर मैंने सरकारी देना भूल गया था, इसलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रयास नहीं किया गया है। ठीक है, तब तक आप लोग सही आंसर चुनिए। तो कौन सा बिल्कुल आपने सही आंसर चुन रखा है। कौन हो जाएंगे? इनकी भूमिका किसने लिखी है? दिनकर जी ने लिखी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर चले जाए। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना लिखी है। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जी को ये जो है समर्पित है। किसे? राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, समझ में आ गया? तीनों नाम याद कर लीजिएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है अगला हमारा, काफी अच्छा प्रश्न है। 43 है। संस्कृति के 4 अध्याय में हुए 4 क्रांति के संबंध में असत्य कथन को चुने। बताना है। आपको भी पता है संस्कृति के 4 अध्याय में 4 क्रांति हुई है, उनमें से कौन कौन सा ये बताना है। ऑप्शन है हमारा 1, पहली क्रांति जो है, आर्य भारत से वापस जा रहे थे, अर्थात भारतवर्ष में उनका आर्योत्तर जातियों से संपर्क हुआ। दूसरी क्रांति है जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया। तीसरा हो जाएगा, तीसरा क्रांति, इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचे। चौथी क्रांति, जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। 5वां आपका सरकारी ऑप्शन है, प्रयास नहीं किया गया है। तो इसमें मैंने यहाँ पे कहा है असत्य है, तो बिल्कुल अगर आपने अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ रखा है ना उनका चैप्टराइजेशंस को, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अध्याय वाला चीजों को तो बिल्कुल सही है हमारा। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। पहली क्रांति में क्या कहते हैं कि आर्य भारत से वापस जा रहे थे, नहीं, आर्य भारत में आए थे। ठीक है, यही मैंने बस चेंज किया है। यहाँ पे इनको मैंने भेज दिया था और वो आ रहे थे, बस इतना ही अंतर है। बाकी ये सारा कुछ जहन में रखना है, प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। पाठकों, यह किताब ईमानदारी के साथ लिखी गई है। मैं आपको पहले से ही आगाह कर दूं कि इसके लिखने में मेरा एकमात्र लक्ष्य घरेलू अथवा निजी रहा है। उपरोक्त वाक्यांश किस रचना की भूमिका से संबंधित है? क्या भूलूं, क्या याद करूं, संस्कृति के 4 अध्याय, आप हुदरी, एक साहित्यिक की डायरी या फिर प्रयास नहीं किया गया। तो कौन सा सही होगा? 44 नंबर। बिल्कुल ये इनका व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है, घरेलू लक्ष्य करके लिखा गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा आंसर। हरिवंश रॉय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये वही हरिवंश रॉय बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यह हिंदी की आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी। आत्मकथा के संबंध में किसका विचार है ये बताना है। इन्वर्टेड कोमा में आप इसे बंद कर लीजिएगा, टाइपिंग में मेरा थोड़ा ध्यान इसमें नहीं रह पाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसका हो जाएगा धर्मवीर भारती, शिव मंगल सिंह सुमन, धर्मवीर भारती, बच्चन सिंह। मैंने 2 बार धर्मवीर भारती को दे रखा है, मैं थोड़ा सा देख लूं। 45 नंबर में जो होगा हमारा, यहाँ पे धर्मवीर भारती गलती से लिखा गया है, यहाँ पे होगा हमारा नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा। ठीक है, और इसका आंसर भी हमारा यही होगा, नरेंद्र शर्मा ही होगा। ठीक है,
और मेरे लैपटॉप हो रहे हैं थोड़े चार्ज कम। 1 मिनट, तब तक आप लोग अगला प्रश्न पढ़िए, मैं थोड़ा पीसी को अपना चार्ज में लगा देती हूँ। प्रश्न 46 नंबर आप लोग देखिए तब तक और उसका आंसर कीजिए। क्षमा चाहती हूँ। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या हम 46। एक साहित्य की डायरी आपने सुन लिया होगा, मुझे उम्मीद है। यहाँ प्रारंभ से बाद में ये लगाना है, आप लोग बताइएगा कौन सा इसका सही होगा। 46 नंबर का बिल्कुल यहाँ पे आपका कूट दिया गया है, कौन सा सही है बताइएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपने देख लिया है, इसका कौन सा सही होगा जल्दी से बता दीजिए। तो बिल्कुल आपने सही चुना है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। इसको जितना हो सके ना इसको घूट के खा के खत्म कर दीजिए। इसमें जितने भी हमारे 13 भागों में इनको बांटा गया है ना, 13 भाग, उसमें से क्या क्या नाम है। पहला तो हो जाएगा तीसरा छंद, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट, सड़क को लेकर बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली, एक नए की जन्म कुंडली, 2 वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कटु यान और काव्यशत, कला की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कला की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। ये मैंने 13 भागों के यहाँ पे नाम बता दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों के पास होंगे, अगर नहीं होंगे तो मुझसे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे फीडबैक दे सकते हैं। प्रश्न संख्या हम 47 देखेंगे। याद कसक बन जाती है और समर्पण के शब्द उत्साह से रीझ जाते हैं, पर कुछ साथ चलने वाले साथ रहते हैं चाहे उनका नाम नहीं लिया जाता। उपरोक्त पंक्ति किस रचना की भूमिका से संबंधित है। 47 नंबर में बताना है। एक साहित्य की डायरी, अरे या बढ़ रहेगा याद, संस्कृति के 4 अध्याय, क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आपने सही चुन रखा है, आंसर हो जाएगा हमारा 2, अरे या बढ़ रहेगा याद, अज्ञे जी का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। सममात्रिक छंद के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्या है जो सममात्रिक छंद के अंतर्गत नहीं आते। बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर आप व्याकरण की ओर थोड़ी सी ध्यान नहीं देते हैं तो एक बार थोड़ा बहुत दिन में समय निकाल के आधा घंटा 10-15 मिनट एक बार व्याकरण को भी देख लीजिएगा, क्योंकि 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। ऑप्शन है चौपाई, रोला, दोहा, गीतिका या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोहा जो आता है वो हमारा सममात्रिक में नहीं आता है, बल्कि किस में आता है, अर्ध सममात्रिक में आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। 49 नंबर देखेंगे हम। कुंडलनिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना है। तो हो जाएगा दोहा और रोला, रोला और उल्लाला, रोला और सोरठा, चौपाई और दोहा, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने सही सुना है, कुंडलिया छंद जो बनती है वो बनती है दोहा और रोला से। बाकी ये रोला और उल्लाला से मिलके जो बनता है वो होता है छप्य छंद। कौन सा, छप्य छंद। ठीक है, और रोला और इसे ये तो किसी से मिलके बनता ही नहीं है, रोला और सोरठा ये नहीं होगा। यही दो ऐसी है छंद जो दोनों के मिक्स होके बनता है, यानी कुंडलियाँ दोहा और रोला से याद कर लीजिएगा, और रोला और उल्लाला से जो है वो छप्पे छंद बनता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 है। हमने आधे पड़ाव को पार कर लिया, आधे प्रश्न हमारे बाकी हैं, करेंगे तो हम 100 प्रश्न ही पूरे। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 है। भारतेंदु के मौलिक नाटक में सम्मिलित नहीं है, बताना है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, मुद्रा राक्षस, चंद्रावली, प्रेम योगिनी, प्रयास नहीं किया गया है। बताइए कौन सा सही होगा। तो आप लोग को पता है कि मुद्रा राक्षस जो है ये हमारा अनुदित है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन कुछ नहीं बताना होगा, क्योंकि आप नहीं अगर कुछ आपके पास है तो सरस्वती से कम पढ़ लीजिए, सरस्वती गोविंद पांडे से इनको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें भी आपको मिल जाएगा। 51 नंबर देखते हैं।
नाटककारों के जन्म वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है जयशंकर प्रसाद। अच्छा, मैं तो आपसे ज़्यादा ही महान हूँ कि टाइप करने में मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। अब इसमें बताना ही क्या है, जब यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है तो अब लगा ही लीजिए आप लोग। एक दो प्रश्न तो आप लोग का ऐसे ही चीटिंग हो गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 52 है हमारा कि मोहन राकेश के कौन से नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, या फिर प्रयास नहीं किया गया। तो कौन सा है जिसे कि मोहन राकेश के नाटक कमलेश्वर ने पूरा किया है? तो पैर तले जमीन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे हम। कबीर द्वारा पंक्तियों में प्रयोग किए गए शब्द और उनके अर्थ में असंगत है, ये बताना है। काफी महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न आपके यहाँ से बनने ही हैं, आपको बिल्कुल इनको याद रखना है। कबीरदास जी एक पंक्तियों में प्रयोग करते हैं कंकर। कंकर का अर्थ होता है ठठरी। ठीक है, फिर यहाँ पे है सिलहली, जिसका अर्थ होता है पिछलित या फिर फिसलने लायक। फिर है खलकन का अर्थ दिया है पत्नी। सोनहा का अर्थ दिया है कुत्ता या फिर प्रयास नहीं किया गया है। इसमें बताना असंगत कौन सा है। तो यहाँ पे जो दिया है खलकन, खलकन का अर्थ पत्नी नहीं होता है, इसका अर्थ होता है दुनिया। पता है ना, जीवात्मा, परमात्मा, बहुत सारे ये चीज़ों को जोड़ के रखते हैं। परिवार को अलग बताते हैं, माया मोह को अलग बताते हैं, ईश्वर से बस एक ही चीज़ है, आत्मा परमात्मा का मिलन। इस बारे में कबीरदास जी बहुत कुछ कहते हैं। अगर इनकी पंक्तियों को नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल पढ़िए और उनके अर्थ को जानिए। एक दो प्रश्न आपके रटने नहीं पड़ेंगे, समझ के सही कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, पढ़िएगा जल्दी से। प्रश्न क्या है हमारे? बच्चे प्रत्याश में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। यह पंक्ति किस काव्यांश से है, बताना है। ये मैंने PYQ को उठाया है। ठीक है, PYQ को उठाया है। विषाद राग, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, आगुल अनंतर और प्रयास नहीं किया गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर मुझे खुद इस PYQ को पढ़ के ही पता चला, ये निशा निमंत्रण, और ये हमारे UGC में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, मैंने उसको ये वहीं से उठाया। एक दो प्रश्न यहाँ पे ऐसे हैं, मैंने 5-6 को यहीं पे रखे हुए हैं जो कि पूछे गए प्रश्न प्रीवियस वाले। ठीक है, थोड़े से कठिन है लेकिन ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के राजभाषा विभाग का CDAC की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया है? बालेंदु शर्मा, दाधीच ने, हेमंत शर्मा ने, विजय मल्होत्रा ने, या फिर हेमंत दरबारी ने? प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आपने सही चुना है, 55 नंबर का हो जाएगा। हेमंत दरबारी ने जो है लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। 56 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न है हमारा, जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है और उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता है, उपरोक्त कथन किस लेखक का है, ये बताना है। शिव प्रसाद सितारे हिंद का, राधा कृष्ण दास का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, प्रताप नारायण मिश्र का। तो 56 नंबर का भी ये भी प्रश्न आपके PYQ में पूछे गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रश्न संख्या 58 देखेंगे हम। साहित्य का समाज शास्त्र और रूपवाद किस आलोचक का आलोचनात्मक ग्रंथ है, बताना है। बच्चन सिंह का, ये एक ही है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा में से बंद कर लीजिएगा। साहित्य का समाज शास्त्र और रूपवाद, बच्चन सिंह, शांतिप्रिय द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बच्चन सिंह का ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे हम। जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां कौन सा अलंकार होगा? एक प्रश्न आपके अलंकार से भी बनते हैं। व्यतिरेक अलंकार, प्रतीप अलंकार, अन्वय अलंकार, रूपक अलंकार, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल सही आपने चुना है, इसका हो जाएगा अन्वय अलंकार, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 60 देखेंगे हम।
भारत वर्षोन्नति निबंध के अनुसार प्रयोग की वस्तु और निर्यात देश के संबंध में असंगत है, ये बताना है। ये भी हमारे प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न है, जिसको कि मैंने उलट पुलट करके यहाँ पे रखा है। मार्किन की धोती अमेरिका से, लंगलाट का अंग ऑस्ट्रेलिया से, कंघी फ्रांस यानी कि फ्रांस से, चर्बी की बत्ती जो है वो जर्मन से। कौन सा है इसमें मैंने पूछा है, असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। बिल्कुल अपने लोग सही जा रहे हैं, आपने पढ़ रखा है यार, सही बात है, आप लोग मेहनत करते हैं, लगता तो है। प्रश्न संख्या 2, इसमें हो जाएगा लंगलाट का अंगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है तो इसे रफली नोट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। अगर प्रश्न यहाँ से नहीं बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे, सोचने वाला बात है। जो हमारा सिलेबस है प्रश्न हमारे वहीं से बनते हैं। आउट ऑफ सिलेबस 1-2 प्रश्न होता है, आउट ऑफ सिलेबस भी उसे नहीं कहेंगे। हिंदी साहित्य बहुत बड़ा समुद्र है और उसको आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते कोई भी प्रश्न को। प्रश्न संख्या 68 है, बताना है मुर्दहिया आत्मकथा में आए परवान शब्द का अर्थ क्या है। अगर आपने बहुत अच्छे से अगर आत्मकथा को पढ़ा है तो आपके लिए बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत कठिन है। तो हो जाएगा नंबर 1 है मरे हुए पशुओं का मांस, दूसरा है लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित लिखित पांडुलिपि, सब यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन, या फिर चांदी का सिक्का। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। परवान का अर्थ क्या है, सब यात्रा में गाया जाने वाला विशेष भजन। जब मृत्यु के बाद जब वहां पे भजन गाया जाता था उसे परवान कहा जाता था। अगर एक आता है हमारा, ये भी, इसको भी एक बार जहन में रख लीजिए कि मरे हुए पशु का मांस को क्या कहा जाता था, डांगर कहा जाता था। लेखक बताते हैं ना कि तभी का ऐसा समय था कि पशुओं को मार के जमीन के अंदर रख दिया जाता था, फिर कुछ समय बाद उसके मांस को निकाल के खाया जाता था, मतलब उस तरह की उनकी भूखमरी थी, तो वो कारण था। दूसरा है लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि, इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था अन्याय। यस, ठीक है। चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, बिस्टोरिया कहते, बताते हैं लेखक कि मेरी दादी ने बहुत सारे बिस्टोरिया के सिक्के रखे हुए थे, तो वहां से ये प्रश्न बना है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम देखेंगे 62। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को लेकर जा रही बैलगाड़ी में से हीराबाई को ले रिपीट हो गया यहाँ पे कि क्रम, रास्ते में जो मतलब स्थान आए उनके क्रम के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये बताना है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले चंपानगर, तेगछिया, नननपुर, सीताघाट, फॉरबिसगंज। आपका कूट यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आप लोग सही चुनिएगा कौन सा होगा। 1 2 3 4 2 3 1 2 1 3 4 3 2 1 4 1 2 4 3, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल मैंने सही में लगा के ही रखा हुआ है ताकि मुझे भी ज्यादा उलझन ना हो। 1 2 3 4 चंपानगर, तेगछिया, नननपुर, सीताघाट, फॉरबिसगंज। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। 30 प्रश्न हमारे 30-35 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है। राजा निर्बंसिया, लाल पान की बेगम, आकाशद्वीप और मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। प्रयास नहीं किया गया है, तो बिल्कुल आपने सही सुना है। कौन सा आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ रखा है कहानी, है ना, गुड, वेरी गुड, हो जाएगा लाल पान की बेगम। प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार टॉलस्टॉय का क्या काम करते हैं। भेड़ चराना, जूते गांठना, तंबूक सीना, रंग महलों में चटाई बुनना, या फिर प्रयास नहीं किया गया है, तो कौन सा होगा बिल्कुल बताइएगा आप। तो ये क्या काम करते थे टॉलस्टॉय, जूते गांठना, इनका काम था जूते गांठना। इन लोगों का मानना था कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जॉन ऑक जो हैं वो क्या करते हैं, वो भेड़ चराते हैं। ठीक है, उमर खयाम जी क्या करते हैं, उमर खयाम जी तंबूक सीते हैं। ठीक है, उमर खयाम जी तंबूक सीते हैं। ठीक है, और ये तो मैंने बता ही दिया कि टॉलस्टॉय रंग महलों में चटाई बुनते हैं। ठीक है, प्रयास नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जूते गांठना। रंग महलों में चटाई गूंथना, ये कौन था, ये हो जाएगा हमारा खलीफा उमर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा।
मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ इसके बारे में। भेड़ कौन चराते हैं? जॉन ऑफ आर्क। ठीक है, जूते गांठने का काम कौन करते, जो हमारे प्रश्न में पूछे गए हैं। टॉलस्टॉय क्या करते हैं? जूते गांठते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। तंबूक सीने का काम करते हैं उमर खैयाम। रंग महलों में चटाई बुनते हैं अलिफ उमर। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 हम देखेंगे। मुझे मेरे मित्रों से बचाएं किसका निबंध है? इन्वर्टेड कोमा होगा यहाँ पे। मुझे मेरे मित्रों से बचाएं किसका होगा? माधव प्रसाद मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, पद्म सिंह शर्मा, रघुवीर सहाय, या फिर प्रयास नहीं किया गया। कौन सा सही होगा? ऑप्शन से बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं भाई, आपने बहुत पढ़ाई की है ना, बिल्कुल सही बात है, पढ़ना चाहिए। 3 नंबर पद्म सिंह शर्मा का है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। 66 नंबर काव्य शास्त्र का देख लेते हैं कुछ प्रश्न। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अलंकार कितने माने हैं? 1, 2, 3, 4, या फिर सरकारी ऑप्शन की ओर आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल लॉक किया जाए। हमारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि प्रश्न को 4 नंबर को लॉक किया जाए, जिसमें 4 अलंकार माने हैं, जिसके अंतर्गत आता है यमक, उपमा, रूपक और दीपक। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 67। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? अरे भाई आपको तो सब पता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। 5, 6, 7, 8, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 8। काफी पढ़ते हैं आप लोग ना, गुड। 68 नंबर देखेंगे हम। श्लेष को भी सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के 2 प्रकार, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष की कल्पना तथा दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित किस आचार्य ने किया है? तो दांडी ने, वामन ने, उद्भट ने, भरत मुनि ने, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। मुझे लग रहा है कि 68 आप लोग काव्य शास्त्र पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। काव्य शास्त्र को पढ़िए, प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उद्भट। समय देख लेते हैं। दांडी 7वीं शती में आते हैं हमारे, वामन 8वीं शती में आते हैं, उद्भट ये पूर्वार्ध में आएंगे। ठीक है, उद्भट जो है 8वीं शती में ही आते हैं, लेकिन इसका हो जाएगा उत्तरार्ध में आते हैं। ठीक है, पहले और बाद वाला चीज का यहाँ बात है। भरत मुनि तो सबको पता है 2वीं शती का है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे देखेंगे 69। काव्य कौतुक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वाग्भट, भट्टोत, आनंदवर्धन, भरत मुनि। कौन सा सही है बताना है। 69, या फिर सरकारी ऑप्शन की ओर आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल कौतुक, तो से मैंने यहाँ पे याद कर लिया, तो यहाँ पे आ गया तो बराबर भट्टोत। भट्टोत का है काव्य कौतुक, याद हो गया होगा ना। ऑप्शन प्रश्न संख्या 70 देखेंगे अब हम। क्षेमेंद्र द्वारा लिखे गए ग्रंथ नहीं है, ये बताना है। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्ति तिलक, अलंकार रत्नाकर, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा नहीं है ये बताना है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही चुन रखा है। प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अलंकार रत्नाकर जो है ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा शोभाकर मित्र का। ठीक है, बाकी इनका एक और है, एक हो गया ना कवि कंठाभरण, औचित्य विचार, सुवृत्ति तलक, और दूसरा एक और है क्षेमेंद्र का, जो है क्या 10 अवतार चरित्र। अरे भाई पेन टैबलेट पे मुझसे बहुत सुंदर नहीं लिखा था, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ उस पर लिखने का, सुंदर राइटिंग थोड़ा। ऐसे आप लोग बोलेगा मैम कैसा लिख रही है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, आप लोग बहुत समझदार भी हैं ऐसे भी। ठीक है, 10 अवतार चरित्र है ये। प्रश्न संख्या 71 है। भारतीय आचार्यों के समय पहले से बाद के क्रम में लगाइए। वामन, आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 फुट दिए हैं, 2, 3, 1, 4 फुट दिए हैं, 1, 2, 4, 5। कौन सा सही होगा बताना है। 5 वाला तो को हम तो ऐसे ही काट देंगे, क्योंकि प्रयास नहीं किया गया तो कुछ तो होगा ही नहीं इसका। तो कौन सा सही है? बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4। वामन जी को हमने ऊपर भी देखा था 8वीं शती में आते हैं। आनंदवर्धन जी हमारे 9वीं शती में आते हैं। कुंतक जी हमारे 10वीं शती में आते हैं, और क्षेमेंद्र जी जो है हमारे 11वीं शती में आते हैं। याद हो गया ना। प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। अंग्रेजी आलोचना के दृढ़ मानववैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है?
लोंजाइनस, कॉलरीज, क्रोचे, रिचर्ड प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉलरीज। ठीक है, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से बने हैं। प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। सिपोसियोजन नामक ग्रंथ किसका है बताना है। प्लेटो का है, अरस्तु का है, लॉन्गिनुस का है, क्रोचे का है या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आपने सही चुन रखा है, ये हमारे प्लेटो जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पाश्चात्य विद्वानों को भी पहले से बात के क्रम में लगाइए है। प्लेटो है, लॉन्गिनुस है, लॉन्जाइनस को ही लॉन्गिनुस कहा जाता है, अरस्तु है, वर्ड्सवर्थ है। यहाँ पे आपके कूट दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा सही होगा। 1 2 3 4, 1 3 2 4, 3 2 1 4, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपने सही चुन रखा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 3 1। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1 3, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं, प्लेटो जो आते हैं वो आते हैं 327 से 347 ईसा पूर्व। ठीक है, पहले आ जाएंगे हमारे प्लेटो जी। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे कौन, अरस्तु साहब। अरस्तु हो जाएंगे 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पहले प्लेटो फिर अरस्तु आएंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा लॉन्जाइनस यानी कि लॉन्गिनुस, ये आ जाएगा 3वीं शती। ये कितना आता है, 3वीं शती आता है। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूँ, दिख ही नहीं रहा है मुझे, खुद नहीं दिख रहा, आप लोग को क्या दिखेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3वीं शती। ठीक है, उसके बाद वर्ड्सवर्थ जो है, वर्ड्सवर्थ का समय आ जाता है 1770 ईस्वी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके क्रम लगते हैं। इसके आपको इस तरह तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप इसका कहानी बना के याद कीजिएगा या फिर ट्रिक बना के ना, फिर ही आपको ये याद कर सकेगा। मैंने तो इसका ट्रिक बनाया था कि शुक्र है प्लेट में खाना अरस्तु खाते हैं, इस टाइप से मैंने याद किया। मैं एक बार छोटी सी है, मैंने ऐसे याद किया था, शुक्र है प्लेट में खाना अरस्तु खाते हैं। सुख से सुकरात आ जाता है, प्लेटो फिर अरस्तु, बाकी इधर लॉन्जाइनस वगैरह पीछे आ जाता है। ऐसे करके मैंने इसको याद रखा है, बताइएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक, अब आगे देखते हैं 75 नंबर। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिम और आडंबर बाद के कवियों की देन है। उपरोक्त कथन किसका है बताना है काव्य भाषा के संबंध में। वर्ड्सवर्थ जी का, लॉन्गिनुस यानी कि लॉन्जाइनस का, क्रोचे का, कॉलरीज का या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, हो जाएगा वर्ड्सवर्थ जी का। काव्य भाषा के बारे में उन्होंने काफी बातें कही है। 76 नंबर देखेंगे, प्रश्न है हमारा। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, कोई छोड़ देता है, कुछ लोग आखिरी तक उससे चिपके रहते हैं। परिंदे कहानी में उपरोक्त कथन किस पात्र का है बताना है। मिस वुड का, डॉक्टर मुखर्जी का, पादरी का, लतिका का या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, ये मुकरा लगा के मुखर्जी का है। ठीक है, मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी का। प्रश्न संख्या 77 है। लतिका का ग्रीश नेगी से परिचय किस क्लब में हुआ था। प्रश्न पूछे गए थे हमारे HPSC में। विलियम क्लब, मॉलियम क्लब, बिला नागा क्लब, पहाड़ी क्लब, प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल भाई आप लोगों ने पढ़ रखा है, ऑप्शन नंबर 3 बिला नागा क्लब। प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। रोज कहानी में लेखक मालती से मिलने कितने मील पैदल आते हैं। ये बात करते हुए जो मालती के हस्बैंड होते हैं तो वो आराम करने की बात करते हैं, तो फिर उसमें इन चीजों का जिक्र करते हैं, वहीं से मैंने ये प्रश्न बनाया है। प्रश्न हो जाएगा 10 मील, 8 मील, 15 मील, 20 मील या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल भाई आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन गलत जा रहे हैं। हो जाएगा हमारा 8 मील। 8 मील था उसमें, 8 मील था या 18 मील था।
इसको मैं थोड़ा सा पेंडिंग कर रही हूँ, ठीक है। इसका मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। शायद उसमें 18 मील था या 8 मील था, मुझे खुद ध्यान नहीं आ रहा। ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है शायद इसमें 18 मील होना चाहिए था, 8 मील तो नहीं होगा, 18 मील होगा शायद। देख लीजिएगा आप लोग, हाँ देख के बताइएगा, नहीं तो मैं कॉमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम। ये सारे प्रश्न है ना कि बहुत छोटे प्रश्न है, लेकिन दिमाग से निकल जाते हैं, इसीलिए इसको जितना ज़्यादा बार देखिएगा, जितना ज़्यादा बार सुनिएगा ना, ये चीज़ें आपको तभी आपको याद रहेंगे। 79 नंबर देखते हैं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटे के चुभने से मर जाते हैं। उपरोक्त कथन किस कहानी से संबंधित है? परिंदे, तीसरी कसम, राजा निर्बंसिया, रोज या फिर प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा सही होगा बताना है। 79। तो आपको भी पता है कि गेगरीन वगैरह की बात जो है वो इसी में होती है। इसका दूसरा नाम क्या है? गेगरीन, ठीक है। दूसरा कहानी का मतलब इसी कहानी का दूसरा नाम है। 80 नंबर प्रश्न हमारे बस 20 प्रश्न बचे हुए हैं। मान लीजिए 10 प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है, हो जाएगा। सुदर्शन दर्जी नामक पात्र का जिक्र किस कहानी में हुआ है? राजा निर्बंसिया, रोज, परिंदे, चीफ की दावत या फिर प्रयास नहीं किया गया है। हाँ भाई, आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, राजा निर्बंसिया। 81 नंबर देखेंगे हम, 81। नव जागरण, दो संस्कृति की वैचारिक पृष्ठभूमि से प्रश्न बने हैं कुछ। कहानी का हो गया, उपन्यास, नाटक, निबंध सब हो गया। अब आगे अब देखिए कौन कौन से टॉपिक है। नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। कथन किस आलोचक है? रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, भारतेंदु, नामवर या फिर प्रयास नहीं किया गया है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। हो जाएगा रामविलास शर्मा। 82 नंबर देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक कौन है? क्लासेस काफी बड़ी हो रही है, जल्दी जल्दी करिए। हो जाएगा हमारा रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इन्वर्टेड कॉमा में आप लोग इसे बंद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 83 देखेंगे हम। फोर्ट विलियम कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो कौन सा होगा? तो बिल्कुल आप लोग बहुत समझदार हैं, हो जाएगा आंसर हमारा 3, कलकत्ता। प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। असंगत विकल्प को बताना है। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज से संबंधित है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर रामकृष्ण परमहंस मिशन से संबंधित है या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि असंगत विकल्प को चयन करना है, तो हो जाएगा तीसरा नंबर, ये गलत है। ये जो है हमारा रामकृष्ण परमहंस से कौन संबंधित है? स्वामी विवेकानंद जी। कौन संबंधित है? विवेकानंद, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। सप्त क्रांति की अवधारणा किसने दिया है बताना है। विवेकानंद, महात्मा गांधी, लोहिया, जवाहरलाल नेहरू या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, लोहिया ने दिया है। 86 नंबर देखेंगे। मनुष्य की मृत्यु सिद्धांत किसने दिया? ये हमारे प्रश्न पूछे भी गए थे, HPSC में भी पूछे गए हैं और इस बार के नेट वाला में भी पूछा गया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत वाला, तो आप याद कर ही लीजिएगा। दारिदा, इलियट्स, रोलाबर्थ, कॉलरी। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका दारिदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 87। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर में सम्मिलित नहीं है। भाषा विज्ञान से बना है, भाषा व्याकरण, हिंदी भाषा वाला से। हो जाएगा एक, यो, रो, लो, वो या फिर प्रयास नहीं किया गया है। बताना है, मैंने यहाँ पे पूछा है अर्ध स्वर में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना अर्ध स्वर के अंतर्गत। तो बिल्कुल आपने सही सुना है कि सौ नहीं आता है, बल्कि इसके जगह पे क्या आता है? यो, रो, आई। कहाँ पे आ गए हम? हाई, अच्छा ये वाला है, सॉरी। इसका हो जाएगा कौन सा? सौ नहीं होगा, यो, रो, लो और वो आ जाएगा। अर्ध स्वर के अंतर्गत क्या आता है? यो, रो, लो, वो, ठीक है। 88 नंबर पे देखेंगे। इसका ये वाला तो नहीं होगा, मैं थोड़ा सा कटकुट कर दूं। ये क्या हो रहा? हो गया। 88 नंबर है हमारा। निम्न में से पाश्विक यानी कि व्यंजन कौन सा है बताना है। एक हो जाएगा रो, लो, सो और हो। कौन सा है? बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। पाश्विक व्यंजन पूछा गया है, कौन सा है? आंसर हो जाएगा हमारा लो।
और रो को क्या बोला जाता है? रो को बोला जाता है लुंठित, सुंठित, लुंठित। ठीक है। तालब्य मूर्धन्त शो, दंत शो और हो। तालब शो, मूर्धन्त शो, दंत शो, ये किसके अंतर्गत आते हैं? इसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। हवा निकलती है ना, बोल के देखिए। तालब शो, मूर्धन्त शो, उष्ण निकल रही है ना, तो इससे हो जाएगा ये। ठीक है। प्रश्न संख्या 89, यानी कहने का मतलब है कि व्याकरण थोड़ा सा देख लीजिए, वर्णमाला वाला 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर कौन सा है बताना है? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ओ, डॉक्टर वाला ओ, या फिर ए, कौन सा सही है ये बताना है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बल्कि दीर्घ ई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा, समृद्ध के अंतर्गत आएगा। बाकी ये जितने भी दिए गए हैं ये हमारा क्या है? अर्ध समृद्ध है। ये जो हमारे दिए गए हैं ये क्या है? हमारा अर्ध समृद्ध है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये नहीं आ रहा है मुझे बताइएगा। प्रश्न संख्या 90 हम देखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, इससे पहले ध्यान से याद करना है चीज़ों को, तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन है, कह सकते हैं इसे हम। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। 7 जुलाई 1955 में, 8 जुलाई 1955 में, 7 जून 1949 में, 7 जुलाई 1950 में, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। 90 का बिल्कुल सही आपने चुना है, आंसर हो जाएगा आपका 7 जून 1955 में। 91 नंबर देखेंगे हम, बहुत अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। 91, 31 जुलाई 1947 ईस्वी को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, बीजी खेर, महात्मा गांधी। प्रयास नहीं किया गया है। तो 91 बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, इसका हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र देव। ये प्रश्न को जितना भी आप वीवीआई लगाना चाहते हैं ना, आप इसको लगा लीजिए, ये बहुत 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 दफा पूछे जाते हैं। 92 नंबर देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन हैं? मैं यहाँ पे 2 चीजें क्लियर कर दूं, एक होता है संपादक, एक होता है संपादक, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या? संस्थापक, यानी कि जिसने इसकी स्थापना की है। तो कौन सा होगा ये बताना है। ऑप्शन है हमारा श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, चिंतामणि घोष, और प्रयास नहीं किया गया। कौन सा सही होगा ये बताइएगा। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4 नंबर, चिंतामणि घोष। और कब किए थे ये अब आप लोग बताइएगा, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी। ठीक है, चीटिंग कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम। बाकी ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ना, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, तो ये जो है इनके कौन है? संपादक हैं, संस्थापक नहीं है, संपादक हैं, याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा भी आपका एक आ जाता है किशोरी लाल गोस्वामी और कीर्ति प्रसाद खत्री, ये भी आते हैं इनके संपादक के अंतर्गत। और 1903 से लेकर के 1918 तक जो संपादन किया है, 18 नहीं 20 बोल सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का। ठीक है, इसके बारे में सरस्वती पत्रिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको सरस्वती में भी ये चीजें मिल जाएगी। अरस्तु ने काव्य के कितने भेद स्वीकार किए हैं? 3, 4, 5, 6, या फिर प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा है सही बताइएगा। 93 नंबर का बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 का 5 हो जाएगा। कौन कौन सा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। महाकाव्य है, त्रासदी है, कामदी है, रौद्रा स्रोत है, और हो जाएगा हमारा गीत काव्य है। ठीक है, तो यही भेद इन्होंने माने हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए।
94 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कामायनी की कथा वस्तु का आधार कौन सा नहीं है। प्रीवियस ईयर से लिया है मैंने इसे, ठीक है। ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, भ्रमर गीत या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। भ्रमर गीत इससे संबंधित नहीं है, बल्कि क्या है इससे संबंधित, इससे संबंधित है श्रीमद् भागवत, ठीक है। भ्रमर गीत नहीं होगा, श्रीमद् भागवत होगा, ठीक है। 95 नंबर देखेंगे प्रश्न हम, निम्नलिखित में से कौन सा बकरी नाटक में छंद नहीं है। दोहा, सोरठा, चौबोला, बहरेत बिल, कहरवा, कहरा, सॉरी फ्रेंड, कहरा। कौन सा बहुत बहुत डिफिकल्ट वाला छंद है, मैंने तो नहीं पढ़ रखा है। सोरठा, दोहा पढ़ा है, बाकी ये सब को मैं नहीं जानती हूँ। तो ये सोरठा का इसमें जिक्र नहीं किया गया, बाकी ये सारे का जिक्र किया गया है, जहन में रख लीजिएगा, ठीक है। 96 नंबर देखेंगे हम, बहुत 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 करीब है अपने लक्ष्य के हम लोग। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। क्या मराठी, नेपाली, हिंदी, पंजाबी या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं भाई, आपने काफ़ी पढ़ रखा है। पंजाबी जो है वो किस में लिखी जाती है, तो पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में, ठीक है। इसके अलावा और मैं बता दूं, अंग्रेजी, अंग्रेजी की बात करेंगे तो ये रोमन, रोमन लिपि में, ठीक है। और इसके बात करेंगे उर्दू, उर्दू जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है फारसी लिपि में, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 97 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कालिदास की कविता में उल्लेख नहीं है किसका। रघुवंशम का, कुमार संभवम का, मेघ चरित का, मेघदूत का। प्रयास नहीं किया गया है। आपने भी पढ़ रखा होगा कि मेघ चरित नाम से तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक में। तो आंसर हो जाएगा हमारा उल्लेख नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3। 98, ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ किशन कन्हैया का बालपन। उपरोक्त पंक्ति किस रचना से ली गई है। ठकुरी बाबा, आगरा बाजार, राग दरबारी, मुरदहिया या फिर प्रयास नहीं किया गया है। 98 नंबर, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपने बहुत पढ़ रखा है, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं आप लोग। तो हो जाएगा हमारा आगरा बाजार से ली गई है। किसकी रचना है, हबीब तनवीर जी की रचना है। किसके नज़मों पर लिखा गया है ये आप लोग मुझे बताइएगा। प्रश्न संख्या 99 आ गया हमारा कि सोना की थारी में जवेना परोसे रामा, जवेना ना जेवे हमरा बलमा। ये इस टाइप की पंक्ति किसमें पूछी जाती, मतलब किसमें जिक्र हुआ, उपरोक्त पंक्ति किससे संबंधित है। सोना के थारी वाला, मुरदहिया है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठकुरी बाबा, आवारा मसीहा है, प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। तुलसी राम की रचना है क्या, मुरदहिया। तुलसी राम याद रखना है, तुलसीदास पे नहीं जाना है, तुलसी राम, ठीक है। प्रश्न संख्या 100 है, सबसे लास्ट है, और बताइएगा फीडबैक देके अब आप लोग। टी.एस. इलियट्स की रचना टॉम्स स्टोन्स इलियट्स का प्रकाशन वर्ष है 1850, 1850, 1903 या फिर प्रयास नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3, 1888। तो मैंने टोटल जो है 100 प्रश्न को इसमें से कवर किया है। 100 प्रश्न है और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। ये बिल्कुल नए प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर को तोड़ मड़ोड़ को 1-2 को रखा है। बाकी ये क्लासेस आप लोगों के लिए कितने यूज़फुल हैं, आप लोग ये फीडबैक देके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मैं और भी रखूँगी। अभी जो जितने एग्ज़ाम जो अभी हमारे चल रहे हैं ना, तो मैंने सोच रही हूँ कि कम से कम 5-7 मॉक करवा दूँ इस पर, जो कि अगर आप HPSC अभी दे रहे हैं तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ अगर आप UGC नेट, इसमें तो थोड़ा सा विवाद चल रहा है, लेकिन दिसंबर में होना एग्ज़ाम तो तय है, तो उसके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उसके लिए भी। बाकी अन्य एग्जाम के लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि साहित्य से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न नहीं है इसमें। जैसे हमारे पेपर बनते हैं उससे रिलेटेड है, पुस्तकों से लिए गए हैं। तो मुझे फीडबैक देके बताइएगा। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।